अर्जुन ने अपनी फरारी को खुराना मैंशन में बुला लिया था। जैसे ही वो फरारी उन लोगों ने देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या करेंगे वो लोग? कैसे माफी मांगेंगे अर्जुन से? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलियनियर के साथ। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 16। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी कहानी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। खुराना मेंशन के उस विशाल लॉन में मौत का सन्नाटा पसर गया था। हिमांशु के माता पिता के मुंह इस तरह खुले हुए थे जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को अपने सामने देख लिया हो। उनके माथे के पसीने की बूंदें टपकने लगी। ताऊ जी, जिन्होंने कुछ मिनट पहले अर्जुन का कॉलर पकड़ा था, उनके हाथ लकवाग्रस्त हो चुके थे। वो अपनी उंगलियों को घूर रहे थे, सोच रहे थे कि उन्होंने किस बारूद के ढेर में हाथ डाल दिया। और ज्योति ज्योति तो खौफ और सदमे के मारे वहीं घास पर बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे जाकर उठा ले। इन सबके बीच मुंबई के सबसे बड़े कार डीलर मिस्टर डिसूजा बहुत ही इज्जत और अदब के साथ अर्जुन के सामने झुके हुए थे। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ कहा, सर। ये कहकर मिस्टर डिसूजा ने अपने हाथ में पकड़ी एक बहुत कीमती ब्लैक वेलवेट की ट्रे अर्जुन के सामने की। उस ट्रे पर एक लाल और काले रंग की चमचमाती हुई चाबी रखी हुई थी, जिस पर फेरारी का वो मशहूर घोड़े वाला लोगो भी बना हुआ था। डिसूजा ने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा, सर, ये आपकी फरारी SF90 स्टैंडर्ड है। ये उसकी चाबी है। क्योंकि ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव और कस्टम मेड मॉडल है, जिसे खुद CEO मिस्टर रॉबर्टो ने आपकी डिजाइन के हिसाब से तैयार करवाया है। इसलिए इसके फीचर्स किसी आम फरारी से बहुत अलग और एडवांस है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने बहुत ही शांत अंदाज में वो चाबी उठाई। उसके चेहरे पर न तो कोई कमेंट था और न ही एक्साइटमेंट, जैसे 7 करोड़ की गाड़ी उसके लिए खिलौना मात्र हो। इसके बाद डिसूजा ने अर्जुन को उस लाल रंग की दानवकार गाड़ी के पास लेकर जाकर बोला, सर, प्लीज मेरे साथ गाड़ी में पास आइए। ये वही पूरा खुराना परिवार के लिए एक नजारा देखने के लिए बन गया था। तब डिसूजा ने गाड़ी के दरवाजे के हैंडल के पास लगे एक छोटे से ग्लास पैनल की तरफ इशारा करके कहा, सर, ये कार दुनिया की सबसे सुरक्षित बायोमेट्रिक पैटर्न से लैस है। ये किसी आम चाबी से नहीं खुलेगी। प्लीज अपना दाहिना अंगूठा यहाँ रखिए ताकि सिस्टम आपके फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सके। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने अपना अंगूठा उस पैनल पर रखा। एक नीली लेजर लाइट ने अंगूठे को स्कैन किया और एक हल्की सी बीप की आवाज के साथ फरारी के दोनों दरवाजे किसी बाज के पंखों की तरह ऊपर की तरफ खुल गए। गाड़ी के खुलते ही अंदर के बहुत लग्जरी और लाल लेदर की सीट्स चमक उठी। डिसूजा ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट सर। अब आखिरी और सबसे खास फीचर, आपकी इस फरारी में कस्टम AI वॉइस कंट्रोल है। इसे आपकी सिर्फ आवाज ही कंट्रोल किया जा सकता है। प्लीज सिस्टम को अपना नाम और एक कमांड देकर अपनी वॉइस रजिस्टर करवाएं। अर्जुन थोड़ा आगे झुका। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ देखकर अपनी उसी कड़क और रौबदार आवाज में कहा, जो कुछ देर पहले खुराना परिवार को बड़ी साधारण लग रही थी। हेलो फरारी, आई एम अर्जुन अग्निहोत्री, सिस्टम लॉक। गाड़ी के अंदर के कंप्यूटर ने तुरंत अर्जुन की आवाज को प्रोसेस किया और एक बहुत स्मूथ रोबोटिक आवाज गूंजी। वॉइस रजिस्टर्ड, वेलकम बॉस, ऑल सिस्टम आर रेडी। ये वेलकम बॉस सुनकर देवराज खुराना जो जमीन पर बैठे थे, उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस लड़के को उन्होंने अभी अभी कुत्ते की तरह खाना डालने का ऑर्डर दिया, वो लड़का एक इशारे पर टेक्नोलॉजी और दौलत को अपने कदमों में नचा रहा था। तभी डिसूजा ने एक कदम पीछे हटकर कहा, सर, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अब आप अपनी आवाज से इस फरारी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, दरवाजे लॉक कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप एक ड्राइव भी लेकर देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया। फिर वो पलटा और उसकी नजरें खुराना परिवार की भीड़ में खड़ी हिमांशी पर गई। हिमांशी अभी तक अपनी जगह पर जम चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू तो रुक गए थे, लेकिन उसका दिमाग इस सच्चाई को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जो लड़का सुबह 10 रुपए की इडली खा रहा था, वो अभी 7 करोड़ की कार का मालिक बनकर खड़ा था। अर्जुन धीमे धीमे कदमों से हिमांशी के पास पहुंचा। खुराना परिवार के लोग जो अर्जुन के रास्ते में खड़े थे, वो ऐसे पीछे हट गए जैसे अर्जुन के शरीर से कोई आग निकल रही हो। हिमांशी के पापा सुनील खुराना तो डर के मारे अपना सिर झुका लिया था। अर्जुन ने हिमांशी के सामने जाकर
अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो फटीचर वाला नाटक अब खत्म हो चुका था। अब वहां पर सिर्फ एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान था। अर्जुन ने एक हल्की सी, दिल जीत लेने वाली मुस्कान के साथ कहा, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो क्या एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकता है? चलोगी मेरे साथ? आगे से हिमांशी ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे नरक से निकालकर सीधा जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया हो। अर्जुन ने बहुत ही इज्जत के साथ हिमांशी को फरारी के पैसेंजर सीट पर बैठाया। फिर खुद वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर अर्जुन ने गाड़ी को कमांड देकर कहा, इंजन स्टार्ट। व्रूम। फरारी के V8 हाइब्रिड इंजन से एक ऐसी खौफनाक और कान फाड़ देने दहाड़ मारी कि खुराना मैंशन की खिड़कियों के शीशे तक झंझना गए। दादाजी ने डर के मारे अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। इधर अर्जुन की गाड़ी का स्टीयरिंग अर्जुन ने पकड़ा और इस बार उस घमंडी खुराना परिवार की तरफ अपनी नजरों से देखा और फिर एक्सीलेटर दबा दिया। चंद सेकंड के अंदर वो लाल रंग की फरारी एक रॉकेट की तरह गेट से बाहर निकली और मुंबई की सड़कों पर गायब हो गई। पीछे छूट गए वो सिर्फ धूल के बादल, एक ऐसा परिवार जिसका सारा घमंड, दौलत का गुरूर, क्लास का दिखावा चकनाचूर होकर उसी धूल में मिल गया था। उधर मुंबई के खुली मरीन ड्राइव पर सड़कों का एक अलग ही तमाशा चल रहा था। अनुराग अपनी पोर्श 911 में था और सचिन अपनी लाल रंग की फरारी पोर्टाफिनो में था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। दोनों ही लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने अपना घमंड साबित करने में लगे थे। सचिन की गाड़ी 100 की स्पीड भी पार कर चुकी थी। सचिन ने स्टीयरिंग को एक हाथ में घुमाकर बहुत ही एटीट्यूड में कहा, देखा रुचि, मैंने कहा था ना कि मेरी फरारी का कोई मुकाबला नहीं। इसका इंजन जैसे ही 100 की स्पीड से सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेता है। अनुराग की पोर्स तो अब पीछे धूल फांक रही होगी। रुचि खुशी से चिल्ला रही थी। उसने चीख कर कहा, यू आर द बेस्ट सचिन। वो हिमांशी का फटीचर अर्जुन तो इस गाड़ी का एक टायर भी नहीं खरीद सकता। रुचि शुरू से ही हिमांशी के साथ कंपटीशन करती आई थी, क्योंकि हिमांशी सभी की चहेती थी। वहीं दूसरी तरफ पीछे अनुराग भी अपनी पोर्स को पूरी ताकत से भजा रहा था, लेकिन वो सचिन से थोड़ा पीछे था। अर्पिता उसे चीयर तो कर रही थी। तभी अनुराग की नजर अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि पीछे से बहुत दूर कोई लाल रंग की रोशनी एक तूफान की तरह उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। अनुराग ने अपनी आंख सिकोड़ कर कहा, अरे ये क्या है? सचिन ने भी अपने साइड मिरर में उस रोशनी को देखा। उसने हैरान होकर कहा, कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन ये इतनी तेज कैसे हो सकती है? वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। वो अर्जुन की फरारी SF90 स्टैंडर्ड थी। जहां सचिन की आम फरारी 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ती थी, वहीं अर्जुन की इस कस्टम मेड दानव का इंजन इतना पावरफुल था कि सिर्फ 1 सेकंड में 100 की स्पीड पार कर चुका था। अर्जुन की आंखों में कोई रेस जीतने की भूख नहीं थी। वो तो बस हिमांशी को उस दम घोटे माहौल से दूर लेकर जाना चाहता था। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि सामने वही अनुराग और सचिन की गाड़ियां रास्ते रोके हैं, तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने मन ही मन में कहा, रेस करनी है, चलो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। ये सोचकर उसने एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया। व्रूम। अर्जुन की गाड़ी ने एक ऐसी खौफनाक रफ्तार पकड़ी कि हवा को चीरती हुई किसी लाल बिजली की तरह अनुराग की पोर्श के बिल्कुल बगल से गुजरी और अनुराग की गाड़ी तेज हवा के दबाव में डगमगा गई। अनुराग डर के मारे चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ओ शिट! और उसने जोर से ब्रेक मार दी। अर्पित का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। अगले ही सेकंड अर्जुन की गाड़ी ने सचिन की फरारी को भी क्रॉस कर दिया। जब अर्जुन की गाड़ी सचिन की गाड़ी के बगल से गुजरी तो सचिन को ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी रुकी हुई है और जैसे रॉकेट उसके बगल से निकल गया हो। सचिन और रुचि की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, ये कौन सी गाड़ी थी? सचिन की आवाज कांप रही थी। उसका सारा घमंड एक पल में हवा हो गया था। आगे जाकर एक रेड लाइट पर अर्जुन की गाड़ी रुकी। पीछे से सचिन और अनुराग भी डरे हुए अपनी गाड़ियां लेकर उस लाल सुपर कार के पीछे आकर रुके। दोनों लड़के और उनकी गर्लफ्रेंड रुचि और अर्पिता उस 7 करोड़ की कार की आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। रुचि ने अपना मुंह खुला रखकर कहा, ओह माय गॉड सचिन, ये तो वही 7 करोड़ की फरारी है जिसकी न्यूज अब हम इंस्टाग्राम पर पढ़ रहे थे। इसके मालिक ने तो हमें ऐसे काट दिया जैसे साइकिल चला रहे हों। वहीं अनुराग का तो पसीना छूट गया। उसने हैरानी से अपना शीशा डाउन करके सचिन से कहा, भाई, ये जो भी इंसान है ये मुंबई का भगवान लगता है। तभी रेड लाइट ग्रीन हुई।
अर्जुन ने अपनी तरफ का शीशा हल्का किया और नीचे किया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उन दोनों की तरफ एक लूजर वाला इशारा किया। फिर पलक झपकते ही उसकी गाड़ी वहां से गायब हो गई। अनुराग और सचिन को अर्जुन का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उस गाड़ी की धमक ने उन्हें अंदर तक कंपा दिया था। सड़क पर दोनों घमंडियों को अपनी जगह दिखाने के बाद अर्जुन ने गाड़ी को मुंबई के एक शांत और खूबसूरत किनारे पर लाकर रोक दिया। सामने समंदर की लहरें उठ रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। गाड़ी रुकने के बाद कुछ देर तक दोनों के बीच एक गहरी खामोशी रही। फिर अर्जुन ने सीट बेल्ट खोली और बहुत ही गहराई से हिमांशी की तरफ देखा। हिमांशी अभी भी गहरे सदमे में थी। उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो किसी अजनबी को देख रही हो। अर्जुन ने अपनी भारी लेकिन नर्म आवाज में चुप्पी तोड़कर कहा, हिमांशी, यार तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तुमने मुझे अपना दोस्त माना, और आज आज तुम्हें मेरी वजह से अपने ही परिवार के सामने इतना कुछ सुनना पड़ा। तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराकर आगे कहा, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाटक अच्छे से नहीं कर सका। मैं एक बहुत ही फेल बॉयफ्रेंड साबित हुआ। अर्जुन की ये बात सुनकर हिमांशी की वो जम चुकी धड़कनें फिर से चलने लगी। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर वो केयर करने वाला दोस्त अभी भी जिंदा था। हिमांशी ने अपनी कांपती हुई उंगलियों को एक साथ जोड़ा और बहुत ही झिझक से कर अर्जुन की आंखों में सीधा देखकर पूछा, अर्जुन, तुम असल में कौन हो? तुम वो नहीं हो जो तुम मुझे कैंटीन में मिले थे। तुम कोई आम स्टूडेंट नहीं हो, है ना? अर्जुन हल्का सा हंसा, वो हंसी जिसमें एक बहुत ही गहरा राज छुपा था। अर्जुन ने समंदर की तरफ देखकर कहा, हिमांशी, इतनी भोली मत बनो। तुम्हें नहीं लगता कि इस देश में इतने अग्निहोत्री भी नहीं है जो खड़े खड़े 7 करोड़ की गाड़ी चिप्स के पैकेट की तरह खरीद सके, और जिसके लिए खुद इटली से फरारी का सीईओ और मुंबई का सबसे बड़ा डीलर डिसूजा डिलीवरी देकर उसके दरवाजे पर दौड़ना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? अग्निहोत्री शब्द सुनते ही हिमांशु के दिमाग में एक बिजली कौंध गई। बिजनेस वर्ल्ड में, न्यूज में और मुंबई के हाई क्लास सोसाइटी में अग्निहोत्री नाम का कोई आम आदमी नहीं था। ये इंडिया के सबसे बड़े, सबसे रसूखदार और सबसे खतरनाक बिजनेस एम्पायर का नाम था। वो परिवार जिसके इशारे पर सरकारें बनती और गिरती थी। हिमांशु के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह से फैल गई। हिमांशु की आवाज गले में अटक रही थी। उसने हकला कर कहा, क्या क्या तुम उस अग्निहोत्री परिवार से हो? मतलब देश के सबसे रेपुटेड और सबसे अमीर परिवार से? अर्जुन ने अपनी गर्दन मोड़ी और बहुत ही सीधे और बेबाक अंदाज में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अर्जुन अग्निहोत्री हूँ, अग्निहोत्री एम्पायर का इकलौता उत्तराधिकारी। उसकी बात सुनते ही हिमांशु को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो सांस लेना भूल गई। वहीं अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। उसके लहजे में अब वो किंग वाला गुरूर वापस आ गया था। उसने आगे कहा, तुम्हारे दादाजी देवराज खुराना और तुम्हारे परिवार को अपनी उस 100-200 करोड़ की जायदाद और उस 3 करोड़ के खुराना मेंशन पर बहुत घमंड है ना? वो मुझे 10 रुपए की इडली खाने वाला भिखारी समझ रहे थे। अर्जुन ने हिमांशी की आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखकर आगे कहा, हिमांशी, अगर मैं अभी चाहूं ना, तो मैं तुम्हारे इस पूरे खुराना परिवार जैसे 10 परिवार, उनके सारे बिजनेस, उनके सारे घर 1 मिनट में खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। और वो भी अपने दादाजी मास्टर रणविजय अग्निहोत्री की मदद के बिना। मेरे सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट में इतनी दौलत पड़ी है कि तुम्हारा पूरा खानदान उस दौलत के इंटरेस्ट पर 10 पुश्तों तक बैठकर खा सकता है। अर्जुन की इस बात में कोई घमंड नहीं था। यह सिर्फ एक फैक्ट था। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद हिमांशु को अपने परिवार की सोच पर शर्म आने लगी। हिमांशु ने रोकर कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन। मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे बीच में टोक कर कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है हिमांशु। तुमने मुझे इंसान समझकर इज्जत दी, यही मेरे लिए बहुत है। और जहां तक तुम्हारे परिवार की बात है, उन्हें उनकी जगह दिखाने का वक्त अब आ गया है। चलो, तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे वापस खुराना मैंशन की तरफ मोड़ लिया। खुराना मैंशन के दरवाजे पर अभी भी वही खौफनाक नजारा था। पूरा खुराना परिवार अभी तक सदमे में उसी गेट पर खड़ा था।
डिलीवरी ट्रक जा चुका था। मिस्टर डिसूजा गेट पर खड़ा फरारी के सीईओ के साथ बात कर रहा था, लेकिन खुराना परिवार के लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में अभी भी इस बात को एक्सेप्ट वो नहीं कर पा रहे थे कि जिस लड़के को उन्होंने सरेआम बेइज्जत किया था, वो इस देश का सबसे बड़ा अरबपति था। तभी दूर से उसे लाल फरारी की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। गाड़ी आकर गेट पर रुकी। दादाजी का शरीर एक बार फिर कांपने लगा। सुनील और ताऊजी ने डर के मारे अपने हाथ पीछे कर लिए। उन्हें लगा कि शायद अर्जुन अब उनसे बदला जरूर लेगा। उसी वक्त खुराना मेंशन के अंदर हिमांशी की बीमार दादी से मिलकर मिसेज चड्डा और मिसेज सिंघल बाहर निकल आ रही थी। मिसेज चड्डा ने बाहर आकर कहा, अरे अरे अंकल जी, आंटी जी की तबीयत तो पहले से ठीक है। लेकिन देवराज खुराना ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सिर्फ उस लाल फुलारी पर टिकी थी। मिसेज चड्डा और मिसेज सिंगल ने भी उनकी नजरों का पीछा किया और उसकी तरफ देखा। उसकी नजर जैसे उस लाल फुलारी और उसके बाहर निकलते अर्जुन पर पड़ी, उनके पैरों के जैसे बिजली लग गई। वो दोनों औरत तुरंत अपना डिजाइनर बैग संभाल कर लगभग दौड़कर अर्जुन के पास पहुंची। मिस्टर चड्डा ने अपने 90 डिग्री झुककर बहुत ही भारी इज्जत और चापलूसी के साथ कहा, गुड इवनिंग मिस्टर अग्निहोत्री सर। मिसेज सिंगल ने भी हाथ जोड़ लिए और उनसे सम्मान के साथ कहा, सर हमें आपसे मिलकर दोबारा खुशी हो रही है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आगे से अर्जुन ने बल हल्का सा सिर हिला दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मिसेज चड्डा ने पीछे मुड़कर देवराज खुराना पूरे परिवार की तरफ देखा, जो अभी तक सदमे से भूत बनकर खड़े थे। मिसेज चड्डा को लगा शायद खुराना परिवार इस महान इंसान को नहीं जानता, इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। मिसेज चड्डा ने बहुत ही एक्साइटेड और ऊंची आवाज में खुराना परिवार को सुनाकर कहा, अरे अरे अंकल जी, आप लोग ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हैं? क्या आप जानते हैं नहीं है कि ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना कि एक 20-22 साल के लड़के ने हमारी सोसाइटी का सबसे महंगा और सबसे बड़ा 12 करोड़ का विला विला नंबर 360 एक झटके में खरीद लिया था। ये वही लड़का है। उसकी ये बात सुनकर खुराना परिवार के लोगों पर कड़ाके की बिजली गिरी। अगर खुराना परिवार के पास बचने के लिए कोई आखिरी उम्मीद थी तो मिसेज चड्डा के इस खुलासे ने उस उम्मीद को भी जलाकर राख कर दिया। ज्योति, जो अभी अभी होश में आई थी, उसने जब सुना कि ये वही 20-22 साल का लड़का है जिसके बारे में वो गाड़ी में गॉसिप कर रही थी और जिसके कदमों में वो गिरना चाहती थी, तो ज्योति ने अपना सिर पीटा और वो दूसरी बार बेहोश होकर गिर पड़ी। देवराज खुराना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उन्हें लगा कि उनका सीना फट जाएगा। उन्होंने कांप कर कहा, विला विला नंबर 360, इनका 12 करोड़। दादाजी की आवाज सिर्फ मौत का खौफ बना रही थी। तभी मिसेज सिंगल ने आगे बढ़कर आग में घी डालकर बोली, और क्या अंकल जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने के मालिक हैं। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि इतना बड़ा भगवान आपके घर खुद चल कर आया है। आप लोग इनकी आरती क्यों नहीं उतार रहे? उसकी बात सुनकर दादाजी के घुटनों में आखिरकार पूरी तरह जवाब दे दिया। वो वही गेट के चौखट पर अर्जुन के कदमों से कुछ दूरी पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनका वो सारा घमंड, वो सिल्क का कुर्ता, वो चांदी की छड़ी और सब कुछ अर्जुन ने उन साधारण से जूतों के सामने मिट्टी हो चुका था। ताऊ जी, जिन्होंने अर्जुन का कॉलर पकड़ा था, वो भी रोने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनील और अर्चना भी अपने हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। वहीं अर्जुन अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह अड़िग खड़ा रहा। उसने अपनी फरारी का दरवाजा बंद किया। उसने हिमांशी की तरफ देखा, जो अब गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। अर्जुन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, गुड नाइट हिमांशी। मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार को अब आराम की जरूरत है। उनका घमंड थक चुका है। हिमांशी के कांपे होठ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसके सामने खड़ा ये लड़का अब सीधा साधा स्टूडेंट नहीं था जिसे वो कैंटीन में मिली थी। ये मुंबई का बेताज बादशाह था, जिसकी एक नजर से उसका पूरा खानदान कांपने लगा था। इसके बाद अर्जुन ने मिस्टर डिसूजा की तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्यमय मुस्कान थी। अर्जुन ने अपनी आवाज में वही पुराना रोब लाकर कहा, मिस्टर डिसूजा, चलिए, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। रात काफी हो चुकी है और इस तमाशे में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी का आगे का प्रोसेस और बाकी का सारा पेपर वर्क अब मेरे विला नंबर 360 पर बैठकर कंप्लीट करते हैं। मुंबई के सबसे बड़े कार डीलर मिस्टर डिसूजा ने तुरंत 90 डिग्री पर झुककर सलाम किया और मुस्कुराकर अपना सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सर, जैसा आप चाहें। हमारी पूरी टीम आपके पीछे आ रही है।
ये कहकर मिस्टर डिसूजा और इटालियन सीईओ मिस्टर रॉबर्टो अपनी मर्सिडीज मैकबे गाड़ी की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी फरारी SF-90 स्टैंडर्ड्स में बैठने के लिए मुड़ा, वो रात के उस सन्नाटे को चीर कर दो स्पोर्ट्स कारों के इंजन के कान फाड़ देने वाली आवाज खुराना मेंशंस की तरफ गूंज उठी। व्रूम, व्रूम। ये कोई और नहीं बल्कि अनुराग और सचिन थे। वो मरीन ड्राइव से अपनी रेस खत्म करके वापस आ गए थे। दोनों लड़के अपनी गाड़ियों को बहुत ही रफ और घमंडी तरीके से चलाकर सीधे खुराना मेंशन के गेट के सामने आकर रुके। गाड़ियां रुकते ही दोनों लड़के और उनकी गर्लफ्रेंड्स रुचि और अर्पिता हंसकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर अभी भी अपनी दौलत और उस रेस का झूठा नशा सवार था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या हाल हो चुका है। लेकिन जैसे वो गाड़ियों से बाहर निकले, उनकी नजर गेट के ठीक सामने खड़ी उस विशालकाय चमचमाती दानाकार कस्टम मेड फरारी पर पड़ी। 7 करोड़ की उस मास्टरपीस को देखते ही उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। रुचि खुशी और हैरानी से लगभग चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, "ओह माय गॉड सचिन, देखो ये तो बिल्कुल वही गाड़ी है ना जिसके बारे पर इंस्टाग्राम पर न्यूज वायरल हो रही थी। ये अभी हमारे पास से गुजरी थी, इटली वाली फरारी। वो हमारे घर पर क्या कर रही है?" वहीं सचिन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, "भाई, ये तो वही लिमिटेड एडिशन है। मेरी फरारी तो इसके सामने एक सस्ता खिलौना लग रही है। इसका डिजाइन तो देखो यार।" दूसरी तरफ अर्पिता, जो सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग की दीवानी थी, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना लेटेस्ट आईफोन निकाला और रिंग लाइट ऑन की और पागलों की तरह ब्लॉगिंग शुरू कर दी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी मैं खुराना मेंशन के बाहर हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे सामने क्या खड़ा है। द 7 करोड़ मिस्टीरियस फरारी। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। मैं तो इसके साथ फोटोज लेने वाली हूँ। अर्पिता और रुचि पागलों की तरह 7 करोड़ की कार के बोनट के पास जाकर पोज देने लगी। सचिन और अनुराग भी उस गाड़ी के एरोडायनेमिक्स डिजाइन को देखकर लार टपका रहे थे। लेकिन तभी सभी की नजर उस गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े एक इंसान पर पड़ी। वह अंधेरे में अर्जुन खड़ा था। वही पुरानी चेक शर्ट और वही अस्त व्यस्त बाल और वही साधारण से जूते। अर्जुन को 7 करोड़ की अल्ट्रा लग्जरी कार के इतने करीब खड़ा देखकर अनुराग की भौहें तन गई। उसका वो सारा घमंड जो कुछ देर पहले अर्जुन को बेइज्जत करने में मिला था, वो वापस जाग उठा। अनुराग को लगा कि यह भिखारी लड़का इस गाड़ी के मालिक से भीख मांगने के लिए वहां खड़ा है या इस महंगी गाड़ी को गंदा कर रहा है। अनुराग का खून खोल उठा। वो तेज कदमों से अर्जुन की तरफ बढ़ा और उसकी पूरी ताकत से बदतमीजी भरे लहजे में चिल्ला कर बोला, अबे ओ फटीचर, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस 7 करोड़ की गाड़ी को इतना पास से खड़ा होने की? दूर हट यहाँ से। तेरी गंदगी और मनहूस परछाई से ये महंगी गाड़ी गंदी हो जाएगी। इसके एक टायर की कीमत भी तेरी 7 पुश्तों की कमाई से ज्यादा है। निकले यहाँ से। अनुराग की यह आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। अर्पिता ने अपना कैमरा अर्जुन की तरफ घुमा लिया और हंसते हुए रिकॉर्ड करने लगी। उसने ऑनलाइन अर्जुन की इंसल्ट करते हुए कहा, गाइस देखिए इस भिखारी को कैसे 7 करोड़ की गाड़ी के पास खड़ा है। लेकिन हाँ, लोगों को यह नहीं पता था कि उन्होंने अभी अभी किस यमराज को ललकार दिया था। अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक सर्द मौत जैसी शांति थी। लेकिन तभी खुराना परिवार की भीड़ को चीर कर देशराज खुराना किसी भूखे शेर की तरह आगे आए। उनका शरीर खौफ, दहशत, गुस्से से अंदर कांप रहा था कि उनके हाथ से उनकी चांदी की छड़ी भी छूट कर गिर गई। इससे पहले कि अनुराग एक और अपशब्द बोल पाता, चटाक एक कान को सुन कर देने वाली आवाज गूंजी। देवराज खुराना ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से अनुराग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अनुराग का सिर 180 डिग्री घूम गया। वो लड़खड़ाया और सीधा अपनी पोर्श के बोनट पर जा गिरा। ये थप्पड़ इतना तेज था कि अनुराग के मुंह से खून की एक बूंद भी नीचे आ गई। पूरा माहौल एक सेकंड के लिए जम गया। रुचि की हंसी रुक गई। अर्पिता के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। सचिन तो जैसे पत्थर बन गया। अनुराग ने अपना लाल होता और सुन्न पड़ चुका गाल सहलाकर फटी हुई आंखों से अपने दादा की तरफ देखा। उसने हकला कर कहा, दादाजी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दादाजी उसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने एक फटीचर के लिए उनका हाथ उठाया। इसने उसने हैरान होकर कहा, आप आपने मुझे मारा इस भिखारी के लिए? वहीं देशराज की आंखों में खून उतर चुका था।
वो सिर्फ गुस्सा नहीं थे, वो दहशत में थे। उसे पता था कि अगर अर्जुन को गुस्सा आ गया तो खुराना परिवार को एक रात में सड़क पर ला देगा। देशराज ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाकर कहा, चुप कर जा कुत्ते, अगर तुम एक भी शब्द और बोले तो मैं तेरी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? अपनी औकात देख और इनकी औकात देख। ये कोई आम इंसान नहीं। उनकी नसें तन गई। देशराज ने अनुराग का कॉलर पकड़ा और झिझोड़ कर कहा, अनुराग, अभी के अभी इसी वक्त मिस्टर अर्जुन से घुटनों में बैठकर माफी मांगो। और कान खोल कर सुन, जब तक अर्जुन सर तुझे माफ न कर दे तब तक मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर अनुराग, सचिन, रुचि, अर्पित के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन सभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन सर और माफी। अर्जुन को ये देखकर अनुराग का घमंड अभी पूरी उसकी बुद्धि पर हावी था। उसे लगा कि शायद दादाजी सठिया गए हैं या इस फटीचर ने कोई जादू टोना कर दिया। लेकिन तभी अनुराग ने अपने दादाजी का हाथ झटक दिया और अपनी झूठी शान दिखाकर कहा, दादाजी आप पागल हो गए हैं क्या? आप चाहते हैं कि मैं अनुराग खुराना इस फटीचर सड़क छाप लड़के से माफी मांगू जिसके पास ढंग के कपड़े नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसके जैसे 100 लड़कों को खरीद सकता हूँ। अनुराग ने इतना ही कहा कि चटाक, इस बार देशराज ने अपने दूसरे हाथ से एक और भयानक थप्पड़ अनुराग के दूसरे गाल पर जड़ दिया। अनुराग इस बार सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। अनुराग को जमीन पर गिरता देखकर रुचि और अर्पिता चीख पड़ी। तभी सचिन, जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता था, उसके अंदर का झूठा मर्द जाग उठा। उसने देखा कि सब अर्जुन की वजह से हो रहा है और दादाजी बेवजह अनुराग को पीट रहे हैं। सचिन गुस्से में फुफकार कर आगे जाकर सीधे अर्जुन की तरफ अपनी उंगली तान कर बोला, बहुत हो गया है तमाशा। ये सब कुछ इस फटीचर की वजह से हो रहा है। पता नहीं इसने तुम लोगों पर क्या पट्टी पढ़ा दी। तुम्हें लगता है कि इसने सभी को जादू टोना कर दिया, इसलिए मैं पहले इसको घसीट कर यहाँ से बाहर निकालता हूँ, तभी दादाजी का दिमाग ठिकाने आएगा। ये कहते हुए सचिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक उसी तरह अर्जुन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की जैसे कुछ देर पहले ताऊजी ने पकड़ा था। लेकिन आगे से अर्जुन ने कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे पहले कि सचिन का हाथ अर्जुन की शर्ट से 1 इंच भी टकराता, अंधेरे से 2 काले साए बिजली की गति से बाहर निकले। ये मिस्टर डिसूजा और मिस्टर रोबर्टो के साथ आए इटालियन और इंडियन एलिट कमांडो गार्ड्स थे। एक गार्ड ने सचिन का बढ़ता हुआ हाथ हवा में ही दबोच लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि सचिन के कंधे की हड्डी कड़क की आवाज आई। आह! सचिन दर्द के मारे घुटनों के बल नीचे गिरा। उसी पल दूसरे भारी भरकम गार्ड ने अपने बेल्ट से एक बरेरा ऑटोमेटेड 90 mm गन निकाली और उसकी नली सीधे सचिन के माथे के बीचों बीच टिका दी। गन का सेफ्टी कैच हटाने की क्लिक आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई। तभी गार्ड ने चिल्लाकर कहा, डोंट यू डेयर टच द बॉस। गार्ड की ठंडी मशीनी और बेरहम आवाज सुनकर सचिन की रूह कांप गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे पानी बन गया। यह नजारा देखकर अनुराग, रुचि, अर्पिता की सांसें अटक गई। हथियार, कमांडो गार्ड्स, बॉस। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो जिस लड़के को फटीचर समझ रहे थे वो असल में कौन था। वहीं अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी शांति थी। उसने अनुराग की बकवास सुनी, सचिन की हरकत देखी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जो लोग अग्निहोत्री परिवार के इतिहास को जानते थे उन्हें पता था कि जब एक अग्निहोत्री शांत हो जाता है तो इसका मतलब है कि तबाही तय है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने स्टाइल्स में बदला लेने का मूड बना लिया था। उन्हें इन बेवकूफों को मारना नहीं था, बल्कि इनकी उस रग को काटना था जिस पर इन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, उनकी दौलत और उनकी गाड़ियां। अर्जुन ने बहुत ही स्टाइल में अपना दाहिना हाथ हवा में आगे बढ़ाया। उसने किसी गार्ड या नौकर की तरह नहीं देखा। उसने सिर्फ एक कड़क और आदेशात्मक आवाज में चिल्लाकर कहा, लाइटर। उसमें से किसी ने एम करके एक नाम लेकर लाइटर नहीं मांगा, लेकिन मुंबई के सबसे बड़े डीलर उस इटालियन सीईओ की टीम में खौफ इतना था, उन्हें पता था कि ऑर्डर उनके लिए ही है। एक सेकंड भी देरी किए बिना अग्निहोत्री एम्पायर के पर्सनल स्टाफ जो डिसूजा के साथ आए थे उनमें से एक ने सूट पहने हुए मेंबर दौड़कर आगे आए और उनके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती डुपोंट का शुद्ध गोल्ड का लाइटर निकाला और इज्जत के साथ अर्जुन की खुली हथेली पर रख दिया।
अर्जुन ने उस ठंडे गोल्ड के लाइटर को अपनी उंगलियों से महसूस किया। फिर वो धीरे धीरे अपनी भारी कदमों के साथ सचिन के लाल फरारी पोर्टोफिनो और अनुराग की नीली पोर्श की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अब एक ऐसी आग थी जो किसी की चीज को भी भस्म कर दे। गाड़ियों के पास पहुंचकर अर्जुन फिर से रुका और उसने फिर से चिल्लाकर कहा, पेट्रोल। अर्जुन की आवाज इस बार और भी ज्यादा भारी और खौफनाक थी। जैसे ही ये शब्द अर्जुन के मुंह से निकला, डिसूजा के गार्ड्स में भगदड़ मच गई। एक गार्ड तुरंत दौड़कर डिसूजा की मर्सिडीज मैकबे के पीछे गया। लॉन्ग ड्राइव्स और इमरजेंसी के लिए उनके गाड़ियों में हमेशा हाई ऑक्टेन रेसिंग फ्यूल के एक्स्ट्रा कैन रखे होते थे। गार्ड्स ने एक 20 लीटर का लाल रंग का पेट्रोल कैन निकाला। दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया। उसने बिना कुछ पूछे वो भारी कैन अर्जुन के हाथों में थमा दिया। सचिन और अनुराग, जो अब गार्ड्स की बंदूक की नोक पर जमीन पर बैठे थे, ये सब देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने मन ही मन में सोचा, पेट्रोल लाइटर, ये आदमी क्या करने वाला है। तभी उनकी आंखों के सामने अर्जुन ने बहुत ही शांति से उस कैन का ढक्कन खोला। हवा में हाई क्वालिटी पेट्रोल की तेज और तीखी गंध फैल गई। अर्जुन पहले सचिन के उस रेड फरारी के पास गया जिस पर सचिन कुछ देर पहले इतना इतरा रहा था। अर्जुन ने कैन को झुकाया। ग्लग 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 करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के आधा कैन पेट्रोल उस 3 करोड़ की फरारी के बोनट और उसकी लेदर सीट्स, उसके शीशे और उसके टायरों पर उड़ेल दिया। पेट्रोल गाड़ी से बहता हुआ नीचे सड़क पर फैलने लगा। इसके बाद अर्जुन मुड़ा और उसने बाकी बचा हुआ आधा कैन पेट्रोल अनुराग की जान से प्यारी 2 करोड़ की पोर्श 911 पर डाल दिया। उसकी वही गाड़ी अब पेट्रोल से पूरी तरह नहा चुकी थी। ये नजारा देखकर सचिन और अनुराग के दिलों की धड़कन रुक गई। उनका दिल आंख सुन पड़ गया। दोनों एक साथ पागलों की तरह चीखे, नहीं, अबे अबे ओ फटीचर, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। अनुराग भी चीखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी गाड़ी, मेरी पोर्श, छोड़ दे उसे बेवकूफ इंसान। लेकिन अर्जुन ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने एक खाली कैन को वहीं जमीन पर फेंक दिया और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सोने के लाइटर को खोला। क्लिक। लाइटर से एक छोटी सी नीली और पीली लो पैदा हुई। उस लो की रोशनी में अर्जुन का चेहरा किसी शैतान की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने बिना किसी उनकी तरफ देखे बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, गाड़ियां अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इन गाड़ियों में जो कचरा बैठता है उसे साफ करना बहुत जरूरी है। ये कहते ही अर्जुन ने अपना हाथ पीछे किया और उस जलते हुए लाइटर को हवा में उछाल दिया। वो सोने का लाइटर एक आर्क बनाता हुआ सचिन के पेट्रोल से भीगी हुई फरारी के बोनट पर जा गिरा। बूम! एक भयानक धमाका हुआ और पलक झपकते ही सचिन की पूरी लाल फरारी एक विशाल फायरवॉल में तब्दील हो गई। आग की लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि खुराना मेंशन की दीवारें तक उसकी रोशनी में लाल हो चुकी थी। आग इतनी तेज फैली, उसने पास ही खड़ी पेट्रोल से भीगी अनुराग की पोर्श को भी अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी गाड़ी भी आग पकड़ चुकी थी। दोनों 5 करोड़ की लग्जरी स्पोर्ट्स कारें अब धू धू कर जल रही थी। उनके महंगे टायर पिघलने लगे और लेदर की सीट जलकर खाक हो रही थी। शीशे भारी गर्मी को कारण क्रैक होकर टूटने लगे। सचिन और अनुराग ये देखकर चिल्ला उठे, नहीं, मेरी गाड़ी। उनका सारा घमंड, सारी अकड़ और उनका झूठा रुतबा उनके सामने राख हो चुका था। वो गुस्से में और दर्द में पागल हो गए। उनकी गाड़ियों को जलता देखकर दोनों का दिमाग काम करना बंद कर गया। वो भूल गए कि सामने कौन खड़ा है। दोनों एक साथ अर्जुन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगाने लगे। सचिन ने चिल्लाकर कहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। लेकिन वो अर्जुन तक पहुंच पाते इससे पहले मिस्टर डिसूजा और इटालियन सीओ के 10 गार्ड्स बीच में आ गए। उन्होंने अनुराग और सचिन को हवा में ही दबोच लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। क्लिक क्लिक, एक साथ 10 ऑटोमेटिक गन्स की सेफ्टी खुली और 10 गार्ड्स ने अपनी बंदूक सीधे सचिन, अनुराग और खुराना परिवार मतलब देशराज और बाकी लोगों के सीने के सिर पर तान दी। तभी चीफ गार्ड ने दहाड़ कर कहा, एक कदम और बढ़ाया तो तुम सबको यहीं इन गाड़ियों के साथ भून कर राख कर देंगे। बंदूकों की नली देखते ही सचिन और राग की चीखें उनके गलों में अटक गई। मौत का एक खौफ उनके चेहरे पर झलक रहा था। रुचि और अर्पिता डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। पूरा खुराना मेंशन, जो कुछ देर पहले अपनी वीआईपी गैदरिंग की दौलत का दिखावा कर रहा था, अब बंदूकों के साये में और आग के लपटों के सामने घुटनों पर आ चुका था। अर्जुन आग के उन ऊंची लपटों के सामने खड़ा था। आग की गर्मी से उसकी पुरानी चेक शर्ट हवा में उड़ रही थी।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसने अपनी जेब में हाथ डाले बहुत ही धीमी गति से मुड़कर खुराना परिवार के हेड देशराज खुराना की तरफ देखा। देशराज खुराना जमीन पर बैठे थे, उनके होठ कांप रहे थे, उनकी आंखों में खौफ के आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने देशराज की आंखों में सीधा देखकर एक ऐसी आवाज में जो कहा सदियों तक उनके कानों में गूंजने वाला था। अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने कहा, मिस्टर खुराना, मुझे लगता है आपके इतने बड़े रसूखदार और अगर वीआईपी परिवार को इस 5 करोड़ 6 करोड़ के छोटे से नुकसान से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आखिरकार आप लोग तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं ना। अर्जुन के शब्द देशराज के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। ये वही डायलॉग था जो उन्होंने उनके परिवार ने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया था। आज अर्जुन ने सिर्फ उनकी गाड़ियां नहीं जलाई, बल्कि उनके रुतबे और घमंड और उनके वजूद को मुंबई की सड़कों पर हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया था। तभी अर्जुन ने पीछे मुड़े बिना ही आवाज देकर कहा, डिसूजा। डिसूजा ने कांपती आवाज में कहा, यस बॉस। अर्जुन ने उसको ऑर्डर देकर कहा, चलो यहां से, अब मुझे मेरे विला नंबर 360 जाना है। ये कहकर अर्जुन अपनी 7 करोड़ की लाल फरारी की तरफ बढ़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उन जलती हुई गाड़ियां और उनके रोते बिलखते परिवार को नहीं देखा। गाड़ी के बटरफ्लाई दरवाजे खुले। अर्जुन अंदर बैठा और गाड़ी के सिस्टम ने उसे ग्रेट करके कहा, वेलकम बैक बॉस। इसके बाद अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया। अर्जुन की उस दानवकार फरारी ने एक आखिरी बार शेर की तरह दहाड़ मारी। फिर वो मुंबई के घने अंधेरे में ऐसे गायब हुई जैसे कोई खौफनाक सपना टूट गया हो। पीछे छूट गया था एक जलता हुआ एम्पायर, पिघलता हुआ लोहा और खुराना खानदान का वो चकनाचूर हुआ घमंड जिसे समेटने की ताकत अब उनमें नहीं बची थी। अर्जुन के वहां से निकलते ही खुराना मैंशन के बाहर एक भयानक हड़कंप मच गया। नौकर चाकर चीख कर उधर उधर भागने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, आग बुझाओ जल्दी, पानी लाओ, फायर ब्रिगेड को फोन करो। लेकिन 5 करोड़ की उन दोनों स्पोर्ट्स कार में आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी, उन्हें बचाना अब नामुमकिन था। सचिन और राग जो कुछ देर पहले हवा में उड़ रहे थे, वो अब अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठे अपनी जलती हुई गाड़ी और अपनी फूटी किस्मत को रो रहे थे। सचिन ने पागलों की तरह अपने बाल नोच कर कहा, मेरी गाड़ी, मेरी जान, सब जल गया। अनुराग की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये क्या हो गया। जिस लड़के को उसने भिखारी समझकर गालियां दी, उसने पलक झपकते ही उनकी करोड़ों की गाड़ियां राख कर दी और वो कुछ नहीं कर पाए। पुलिस को फोन करने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था जो जल चुका है कि अर्जुन अग्निहोत्री के खिलाफ मुंबई पुलिस एक एफआईआर तक लिखने की जरूरत नहीं करेगी। लेकिन इस पूरे मातम के बीच खुराना परिवार के बड़ों का रूप ऐसे बदल रहा था जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदलता है। देवराज खुराना जो कुछ देर पहले अर्जुन को नाली का कीड़ा कह रहा था, हिमांशी को घर निकालने से धमकियां दे रहा था, अब वो हाँफ कर अपनी छड़ी के सहारे उठे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक भयंकर लालच और डर का मिश्रण था। वो लड़खड़ाते कदमों से सीधे हिमांशी के पास गए। उन्होंने अपनी पोती के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, हिमांशी मेरी बच्ची, तुझे तुझे पता था ना कि वो अर्जुन अग्निहोत्री है, मुंबई का होने वाला सबसे बड़ा बादशाह। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया मेरी जान। दादाजी की आवाज में अब चापलूसी और गिड़गिड़ाहट थी। हिमांशी जो अभी भी अर्जुन का उस खौफनाक रूप और उसकी असली पहचान के सदमे से बाहर नहीं आई थी, उसने अपने दादाजी को घृणा भरी नजरों से देखा। तभी हिमांशी के माता पिता सुनील और अर्चना भी दौड़कर उसके पास आ गए। अर्चना, जिसने कुछ देर पहले अर्जुन को खाना खिलाकर धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहा था, उसने अब हिमांशी के माथे को चूम कर कहा, अरे हमारी प्यारी बच्ची तो पैदाइशी समझदार है बाबूजी। देख सुनील, मैंने कहा था ना कि मेरी हिमांशी जो भी लड़का चुनेगी वो लाखों में एक होगा, और इसने तो सीधा इंडिया के सबसे बड़े अमीर परिवार के वारिस को ही अपना बना लिया। मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है। आगे से सुनील ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, बिल्कुल अर्चना, हिमांशी बेटा तो बहुत लकी है। लेकिन देख, आज अर्जुन सर हमसे थोड़ा नाराज होकर गए हैं। ये अनुराग और सचिन मूर्ख है, इनकी वजह से हमारा इंप्रेशन खराब हो गया। लेकिन तू अर्जुन को कभी मत छोड़ना बेटा। तू कल ही उनसे जाकर मिलना, उनसे माफी मांगना और उसके प्यार का वास्ता देकर उसे मना लेना। अगर अर्जुन अग्निहोत्री हमारा दामाद बन गया तो ये खुराना परिवार पूरे इंडिया पर राज करेगा बेटी। हिमांशु को अपने ही परिवार के इस नीच और लालची रूप पर उल्टी आ रही थी।
वो लोग जो अभी अभी अर्जुन को जलील कर रहे थे, अब उसी की दौलत के लालच में उसके तलवे चाटने को भी तैयार हो चुके थे। लेकिन हिमांशु ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के चेहरे को घूर रही थी। जब उसने देखा, मैं अर्जुन अग्निहोत्री, अर्जुन मेरा है। हिमांशु ने अपने मन में एक पागलपन भरी जिद ठान ली। उसने मन ही मन में अपने आप से वादा करके कहा, चाहे वो फटीचर हो या मुंबई का बादशाह, वो सिर्फ मेरा है। अब मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तभी उधर ज्योति जो घास पर बेहोश पड़ी थी, उस पर किसी नौकर ने पानी डाला। वो हड़बड़ा कर उठी, अपना सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसने मुंबई के सबसे अमीर लड़के को भिखारी कह दिया था। खुराना परिवार के इस खोखले मातम और लालच के बीच अर्जुन का खौफ मुंबई की हवाओं में खुल चुका था। खुराना मेंशन के उस ड्रामे से कोसों दूर अर्जुन की लाल फरारी गोल्डन हाउस सोसाइटी के वीआईपी सड़कों पर दौड़कर समूतली और शांति से रेंग कर विला नंबर 360 के भव्य पोर्च में आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही विला के गार्ड्स ने तुरंत आकर दरवाजे खोले। अर्जुन अपनी गाड़ी के बाहर निकला। उसके पीछे पीछे मिस्टर डिसूजा की मर्सिडीज भी आकर रुकी। मिस्टर डिसूजा और इटालियन सीईओ मिस्टर रॉबर्ट रो अपनी फाइल लेकर बाहर आए। उन्होंने उन्हें विला के अपने शानदार और रिलेशन स्टडी रूम में बुलाया। स्टडी रूम की दीवारों पर महंगी किताबें और इटालियन पेंटिंग्स भी लगी थी। अर्जुन अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। खुराना मैंसन का वो नाटक अब उसके दिमाग से उतर चुका था। अर्जुन ने बहुत ही ठंडी और प्रोफेशनल आवाज में कहा, पेपर्स दीजिए। मिस्टर डिसूजा ने तुरंत फरारी की ओनरशिप पेपर, कस्टम क्लियरेंस और इंश्योरेंस की फाइल अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने अपना कीमती मोट ब्लैंक पेन निकाला और कुछ ही सेकंड में सारे पेपर्स पर अपने सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद अर्जुन ने सीईओ की तरफ देखकर इंग्लिश में कहा, थैंक यू मिस्टर रॉबर्टो, इटली से इतनी दूर इस सिर्फ डिलीवरी के लिए आने के लिए। गाड़ी का एआई सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतरीन है। आगे से रॉबर्टो ने अपना सिर झुकाकर कहा, द प्लेजर इज ऑल माइन मिस्टर अग्निहोत्री, आपके जैसे क्लाइंट हमारी कंपनी का गौरव हैं। अर्जुन ने फाइल बंद की और उन्हें साइड में रखकर डिसूजा से कहा, बाकी का जो भी बैलेंस अमाउंट या कोई भी फॉर्मेलिटी बची हो, उसके लिए आप मिस्टर जगदीश से बात कर सकते हैं। वो आपको सारा पेमेंट क्लियर कर देंगे। डिसूजा ने सम्मान के साथ कहा, जी सर, बिल्कुल। तभी अर्जुन ने उन्हें जाने का इशारा करके कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, मेरी रात अभी बाकी है। उसकी ये बात सुनते ही डिसूजा और रॉबर्टो ने एक आखिरी बार झुककर सलाम किया और स्टडी रूम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। बाहर की दुनिया के लिए वो खूंखार और बेरहम बादशाह था, लेकिन इस विला के अंदर यह सिर्फ एक इंसान था जिसका दिल किसी के इंतजार में धड़क रहा था। इसके बाद अर्जुन स्टडी रूम से निकलकर विला के मेन हॉल में आया। हॉल के झूमर की पीली रोशनी में सोफे पर बैठी एक बहुत ही प्यारी सी सूरत उसका इंतजार कर रही थी। वो मीरा थी। मीरा कुछ देर पहले वो शूट से वापस आई थी। अर्जुन ने ही नित्या को ऑर्डर दिया था कि वो मीरा को इज्जत और सिक्योरिटी के साथ स्टूडियो से वापस घर लेकर आए। मीरा ने एक सादा सा पीला सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान, लेकिन बहुत सारा सुकून था। अर्जुन को देखते ही मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत ही सोफे से उठी, दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। मीरा ने अर्जुन के सीने में अपना मुंह छिपाकर कहा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी अर्जुन। तुम्हारी पार्टी कैसी रही। अर्जुन ने उसको पार्टी के बारे में बताया था। कहा था कि आज वो पार्टी में जा रहा है, लेकिन उसने उसको हिमांशु के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मीरा को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। खुराना परिवार में जो कुछ भी हुआ था, अर्जुन उस गंदगी का एक कतरा भी मीरा तक नहीं पहुंचाने देना चाहता था। उसने मीरा के बालों को सहलाकर एक प्यारा सा झूठ बोल दिया। उसने झूठ बोलकर कहा, पार्टी बहुत बोरिंग थी यार, बस कुछ अमीर लोग और अपने पैसों का दिखावा कर रहे थे। मैं बस अपने दोस्त से हुए हेलो किए और वहां से निकल आया। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुम बताओ, तुम्हारा शूट कैसा रहा। उसकी बात सुनकर मीरा ने अपना सिर उठाया और अर्जुन की आंखों में देखकर बड़े ही प्यार से कहा, मुझे भी आज का शूट बहुत अच्छा था अर्जुन। किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, सब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींचकर कहा, वो तो करेंगे ही, आखिर मुंबई के सबसे बड़ी हीरोइन जो बनने वाली हो तुम। तभी वहां हॉल के अंदर ताऊ जी भैरव सिंह, ताया जी और मीरा की माँ यशोदा आ गए। ताऊ जी ने अपनी लाठी टेक कर कहा,
अरे हमारा छोरा आ गया। सुना है बाहर पोर्च में वो बहुत बड़ी लाल रंग की गाड़ी खड़ी से। जगदीश बता रहा था कि वो बहुत बड़ी विदेशी गाड़ी से जो तुमने खरीदी से। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। उसने मुस्कुरा कर कहा, जी ताऊ जी, वो फरारी है, चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये कहकर अर्जुन मीरा का हाथ पकड़कर सभी बड़ों को साथ लेकर विला के पोर्च में आ गया। वहां रात की रोशनी में वो रेड फरारी 90 किसी जन्नत से उतरी हुई अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका डिजाइन और उसकी चमक देखकर ताऊ जी, ताई जी, यशोदा की आंखें फटी रह गई। तभी ताई जी ने अपने गाल पर हाथ मारकर कहा, ओ हे भगवान, ये किसी हवाई जहाज जैसी लग रही से। उसकी बात सुनकर ताऊ जी ने गर्व से अपनी मूछों पर ताव देकर कहा, अरे हमारे दामाद की पसंद से तो हवाई जहाज से कम कैसे हो सका से। वहीं मीरा को उस गाड़ी को देखकर हैरानी थी। उसने एक्साइटमेंट होकर कहा, अर्जुन, ये तो गाड़ी बहुत खूबसूरत है। तभी यशोदा माँ ने तुरंत अर्जुन को टोक कर कहा, बेटा, गाड़ी चाहे कितनी भी विदेशी या महंगी क्यों ना हो, हमारे घर का रिवाज है कि कोई भी नई चीज बिना भगवान का नाम लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। उसने बड़े सम्मान के साथ कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। कुछ ही मिनटों में यशोदा माँ अंदर से एक चांदी की पूजा की थाली लेकर आई। उसमें रोली कुसुम, चावल, एक नारियल, कुछ गेंदे के फूल और फल रखे हुए थे। 7 करोड़ की उस अल्ट्रा लग्जरी इटालियन फरारी के सामने अब एक बहुत ही खूबसूरत और देसी भारतीय परंपरा निभाई जा रही थी। यशोदा माँ ने कुमकुम से अपनी उंगली डुबोई और उस फरारी के चमकदार बोनट पर बहुत ही प्यार से एक स्वास्तिक बना दिया। फिर उन्होंने चावल और फूल उस स्वास्तिक पर चढ़ाए। तभी अर्जुन और मीरा दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद यशोदा माँ ने अर्जुन को 4 नींबू दे देकर कहा, अब ये नींबू टायरों के नीचे रख दो बेटा। अर्जुन ने हंसकर वो 4 नींबू उस 50-50 लाख रुपए के टायरों के ठीक आगे रख दिए। फिर उसने गाड़ी के अंदर जाकर इंजन स्टार्ट किया और व्रूम, इंजन की दहाड़ के साथ अर्जुन ने गाड़ी को हल्का सा आगे बढ़ाया। 4 नींबू पिचक गए। तभी ताऊ जी ने खुशी से कहा, जय श्री राम। इसके बाद यशोदा माँ ने अर्जुन और मीरा की आरती उतारी और उन्होंने माथे पर कुसुम कुमकुम का तिलक लगाया। फिर अर्जुन ने झुककर ताऊ जी, ताई जी और यशोदा माँ के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। यह पल 7 करोड़ की गाड़ी से भी करोड़ों गुना ज्यादा कीमती था। इसके बाद यशोदा माँ ने कहा, चलो बेटा, तुम दोनों सुबह घर से निकले हुए हो, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। मैंने गरम खाना कर दिया है, चलकर कुछ खा लो। तभी उनके बात सुनते ही अर्जुन ने मीरा की तरफ देखकर जवाब देकर कहा, माँ जी, मीरा ने अभी तक खाना नहीं खाया ना। और सच कहूं तो मैंने उस बोरिंग पार्टी में कुछ नहीं खाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या आज मीरा को अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव और बाहर डिनर पर लेकर जा सकता हूँ। आज इस नई गाड़ी का शगुन भी हो जाएगा। उनकी बात सुनकर यशोदा माँ भी मुस्कुराई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों जाओ, लेकिन ध्यान से गाड़ी चलाना और समय से घर वापस आ जाना। उनकी आज्ञा पाते ही मीरा खुशी से उछल पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने फरारी का बटरफ्लाई दरवाजा खोला और मीरा को बहुत ही नजाकत के साथ अंदर पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। फिर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अर्जुन ने गाड़ी को कमांड देकर कहा, सिस्टम प्ले सम रोमांटिक म्यूजिक। गाड़ी के एडवांस साउंड सिस्टम से अरिजीत सिंह का एक बहुत ही मीठा और धीमा गाना बजने लगा। इसके बाद अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी विला के पोर से बाहर निकलकर मुंबई की ठंडी और जगमगाती सड़कों पर दौड़ पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई का ट्रैफिक अब थोड़ा कम हो चुका था। अर्जुन ने गाड़ी को बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरफ मोड़ दिया। सी लिंक पर पहुंचते ही समंदर की ठंडी हवा और दूर तक फैली लाइट्स का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। अर्जुन ने अपनी तरफ का और मीरा की तरफ का शीशा नीचे कर दिया। समंदर की नमकीन और ठंडी हवा कार के अंदर दाखिल हुई। मीरा के लंबे रेशम बाल हवा में उड़ने लगे। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आजादी को महसूस करने लगी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। अर्जुन की गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। फरारी की स्टेबिलिटी इतनी कमाल की थी कि गाड़ी सड़क पर ऐसे चिपक कर चल रही थी जैसे कोई मक्खन पर छुरी फिसल रही हो। अर्जुन की नजरें बार बार सड़क से हटकर मीरा के उस हंसते हुए और सुकून भरे चेहरे पर जा रही थी। अर्जुन ने म्यूजिक की आवाज को बीच में ही कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मीरा। उसकी आवाज सुनकर मीरा ने आंखें खोली और अपना सिर अर्जुन के कंधे पर टिका दिया। मीरा ने प्यार से कहा, और तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो अर्जुन।
मुझे पता है कि तुम कितने बड़े इंसान हो। तुम्हारे पास इतना पैसा, इतनी ताकत है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सिर्फ मुझे अपना वो अर्जुन दिखाई देता है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जिसने आज मेरी माँ के लिए अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे नींबू रखवा दिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। उसने बहुत ही प्यार से कहा, पैसे और ताकत से सिर्फ दुनिया खरीदी जा सकती है मीरा, सुकून नहीं। मेरा सुकून तो तुम हो। माँ जी है, ताऊ जी का वो डांटना। अगर ये सब नहीं होगा तो मैं इन करोड़ों रुपए का क्या करूंगा। इसके बाद वो दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। वो सी लिंक के उस लंबी और खूबसूरत सड़क पर अपने प्यार की गहराइयों को नाप रहे थे। हवा, समुद्र की लहरें और वो फरारी, सब उनके इस खूबसूरत रिश्ते के गवाह बन गए थे। ड्राइव का मजा लेने के बाद अर्जुन को याद आया कि मीरा सुबह से भूखी है। इसलिए उसने मुस्कुरा कर पूछा, चलो अब पेट पूजा की जाए। तुम्हें क्या खाना है मेरी महारानी? आगे से मीरा ने मासूमियत से कहा, कुछ भी अर्जुन, तुम्हारे साथ तो मैं रूखी रोटी भी खा लूंगी। ये कहकर अर्जुन ने प्यार से आंखों में देखने लगी। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन हंसा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, रूखी रोटी तो नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें मुंबई के सबसे बेहतरीन होटल का खाना खिलाऊंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपनी फरारी को कोलाबा की तरफ मोड़ दिया, जहाँ मुंबई के सबसे आलीशान मशहूर 7 स्टार होटल द पैलेस क्राउन स्थित था। जब अर्जुन की फरारी होटल के विशाल और झूमरों से सजे हुए पोर्च में आकर रुकी, तो वहां के सारे वैलेट और सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें फटी रह गई। होटल का जनरल मैनेजर, जो अर्जुन अग्निहोत्री के नाम और रुतबे को बहुत अच्छी तरह जानता था, वो दौड़कर बाहर आया। मैनेजर ने 90 डिग्री झुककर सलाम करके कहा, गुड इवनिंग मिस्टर अग्निहोत्री सर, वेलकम टू द पैलेस क्राउन। तभी अर्जुन ने गाड़ी की चाबी वैलेट को दी और मीरा का हाथ पकड़कर बाहर आया। अर्जुन ने तुरंत जनरल मैनेजर को ऑर्डर देकर कहा, मुझे सबसे अच्छा और प्राइवेट रूम चाहिए, रूफटॉप पर। आगे से मैनेजर ने बहुत ही सम्मान के साथ जवाब देकर कहा, बिल्कुल सर, हमने आपका प्रेसिडेंशियल रूफटॉप लाउंज तैयार कर रखा है। मैनेजर उन्हें पूरी इज्जत के साथ अंदर ले गया। होटल के अंदर का नजारा देखकर मीरा दंग रह गई। हर तरफ सोने का पानी चढ़ा हुआ फर्नीचर, इटालियन मार्बल, क्रिस्टल के झूमर और एक बहुत ही रॉयल महक थी। वहां मुंबई के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन बैठे हुए थे। मैनेजर उन्हें एक प्राइवेट एलिवेटर से सीधे 30वीं मंजिल पर स्थित रूफ टॉप पर ले गया। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। पूरा रूफ टॉप खाली था, सिर्फ उनके लिए। वहां एक खूबसूरत सा कैंडल लाइट टेबल सजा हुआ था। टेबल के चारों तरफ गुलाब के ताजे फूल बिखरे थे। बैकग्राउंड में एक वायलिन वादक बहुत ही धीमी और रोमांटिक धुन बजा रहा था। वहां का पूरा अरब सागर और मुंबई की स्काई लाइन का मनमोहक नजारा दिखाई रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर मीरा के लिए कुर्सी पीछे खींची और उसे बिठाया। तभी मीरा ने एक्साइटेड होकर कहा, ये सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है अर्जुन। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ। मीरा की आंखें खुशी से चमक रही थी। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन ने आगे से सामने बैठकर उसका हाथ चूम कर कहा, यह कोई फिल्म नहीं है मीरा, ये तुम्हारी असल जिंदगी है और अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तभी होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ खुद उनके पास मेनू लेकर आया। उसने अर्जुन और मीरा के सामने झुककर कहा, गुड इवनिंग सर, मैम, आज आप क्या लेना पसंद करेंगे? चूंकि दोनों को बहुत ही जोरों से भूख लगी थी, वे दिन भर की भागदौड़ से थके हुए थे। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो आज दिखावे का खाना नहीं, बल्कि वो खाएंगे जिसमें दिल और पेट दोनों भरे। इसलिए अर्जुन ने मेन्यू बंद करके कहा, शेफ, हमें स्टार्टर्स में आपके बेस्ट तंदूरी प्रॉन्स और पनीर टिक्का चाहिए। मेन कोर्स में मुझे बटर चिकन, गार्लिक नान, दाल मखनी और बिरयानी चाहिए। और हाँ, सब कुछ बिल्कुल ताज़ा और ऑथेंटिक होना चाहिए। उसकी यह डिमांड सुनकर शेफ मुस्कुराया। उसने सम्मान के साथ कहा, वेरी गुड चॉइस सर, 20 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। वहीं उसकी बात सुनकर मीरा ने अर्जुन की तरफ देखकर हंसकर कहा, तुम इतने बड़े 7 स्टार होटल में भी आकर ये नान ऑर्डर कर रहे हो। मुझे लगा कि कोई फ्रेंच या इटालियन डिश मंगवाओगे जिसका नाम भी मुझे नहीं पता होगा। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने आंख मार कर कहा, मैडम, मैं चाहे 100 करोड़ के महल में रहूं, लेकिन मेरे अंदर का वो देशी पंजाबी मुंबईया लड़का कभी नहीं मरेगा। और सच बताऊं, मुझे वो पिज्जा पास्ता कभी खाकर पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। वो जो मजा बटर चिकन में है, वो किसी इटालियन डिश में नहीं। इसी के साथ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस भारी ऐश्वर्य के बीच उनकी बातें और उनका प्यार बहुत ही साधारण और सच्चा था। कुछ ही देर में शेफ ने उनके सामने एक बढ़कर एक लजीज पकवान सजा दिए।
खाने की खुशबू से उनकी भूख और तेज हो गई। तभी अर्जुन ने अपने हाथों से नान का टुकड़ा तोड़ा और उसके ग्रेवी में डुबोया और अपने हाथ से मीरा को खिलाया। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए से अपने दोनों हाथों से पनीर टिक्का खिलाया। मीरा ने खाना खाते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा, अर्जुन, कल रात जब तुम्हारे माता पिता से मिलने आए थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं वो पूरे परिवार को देखकर मुझे रिजेक्ट न कर दें। लेकिन जब तुम्हारी माँ ने मुझे अपने खानदानी कंगन मुझे पहनाए तो मेरा डर खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हूँ अर्जुन, हमारी सगाई होने वाली है। आगे से अर्जुन ने पानी का घूंट पिया और मीरा की आंखों में बहुत गहराई से देखकर कहा, हमारी सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं होगी मीरा, वो मेरा दुनिया का ये ऐलान होगा कि तुम मेरी हो। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत सी जंगें लड़ी हैं और आगे भी लड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझ पर ऐसा भरोसा रखना, चाहे दुनिया कोई भी अफवाह उड़ाए, चाहे कोई भी तुम्हारे कान भरे, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करना। अर्जुन की यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन अब उनके रिश्ते को ही निशाना बनाने वाले हैं। उसकी यह बात सुनकर मीरा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और धीरे से कहा, मेरा भरोसा तुम पर मेरी आखिरी सांसों में भी ज्यादा है अर्जुन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मीरा का यह वादा सुनकर अर्जुन के दिल में एक असीम शांति मिली। उसने अपनी जेब से एक बहुत छोटा सा मखमल का डिब्बा निकाला और उसे टेबल पर खिसका कर मीरा के सामने रख दिया। उसको देखते ही मीरा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है अर्जुन? आगे से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, खोल कर देख लो। मीरा ने कांपते हाथों से वो डिब्बा खोला। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत नाजुक कीमती प्लेटिनम की चेन थी, जिसमें एक छोटा सा डायमंड पेंडेंट लगा था। पेंडेंट पर ए और एम मतलब अर्जुन और मीरा के अक्षर बहुत ही खूबसूरती से गुथे हुए थे। उसको देखते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, अर्जुन, ये तो बहुत महंगा होगा। आगे से अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, ये तुम्हारी उस आजादी और तुम्हारे उस हीरोइन बनने के सपने का छोटा सा तोहफा है। ये चैन हमेशा तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा अर्जुन हमेशा तुम्हारे दिल के पास है। ये कहते हुए अर्जुन मीरा के पीछे गया और उसने बहुत ही प्यार से वो चैन मीरा के गले में पहना दी। आगे से मीरा ने मुड़कर अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही कोमल और प्यारा सा किस किया। ये उन दोनों का पहला किस था। अर्जुन ने जब देखा कि मीरा छोटा सा किस करके पीछे हट गई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ये क्या था? ये किस नहीं, मजाक था। ये कहकर उसने मीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसने नरम होठों पर होठ रख दिए। उसने उसको एक ही बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किया। जब वो अलग हुए तो अर्जुन ने देखा मीरा का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। इसलिए उसने मीरा को अब ज्यादा छोड़ा नहीं। इसके बाद डेजर्ट्स में उन्होंने सिजलिंग ब्राउनी खाई और आइसक्रीम का मजा लिया। रात के 1 बज चुके थे। खाना खाने के बाद अर्जुन ने बिल पे किया और दोनों नीचे आ गए। मैनेजर ने उन्हें बाहर तक छोड़ा। वैले उसकी गाड़ी पार्क से पहले ही निकल आई थी। अर्जुन ने वॉइस ओवर के ऑर्डर देकर अपनी फरारी का दरवाजा खोला और मीरा को बैठाया। वापसी का सफर बहुत ही खामोश और सुकून भरा था। मीरा दिन भर की थकान, खुशी और उस भारी डिनर की वजह से नींद में डूबने लगी थी। उसने अपनी सीट को थोड़ा पीछे किया और अपना सिर अर्जुन के कंधे पर झुका दिया। आगे से अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारकर मीरा के ऊपर चढ़ाकर कहा, सो जाओ मेरी जान। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया ताकि मीरा की नींद न टूटे। जब गाड़ी गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के विला नंबर 360 में पहुंची तो रात के 2 बज गए थे। विला में सब सो चुके थे। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। उसने देखा मीरा गहरी नींद में सो रही है। उसने मीरा को जगाना ठीक नहीं समझा। अर्जुन ने बहुत ही प्यार और सावधानी से अपना एक हाथ मीरा की पीठ के नीचे और दूसरा उसके घुटनों के नीचे डाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा ने नींद में ही अपनी बाहें अर्जुन के गले में डाल दी। उसने सीने में मुंह छुपा लिया। अर्जुन उसे अपनी बाहों में उठाए हुए सीढ़ियां चढ़कर उसके बेडरूम तक ले गया। उसने मीरा को बहुत ही आराम से बिस्तर पर लेटाया, उसके ऊपर चादर ओढ़ाई और उसके माथे को आहिस्ता से चूम कर कहा, गुड नाइट मीरा, मैं तुम्हारी इस नींद पर किसी साजिश का साया नहीं पड़ने दूंगा। इसके बाद अर्जुन अपने कमरे में आ गया। उसने बहुत ही आहिस्ता से मीरा का दरवाजा बंद किया। कमरे के अंदर किसी दुनिया सबसे अनमोल चीज उसकी मीरा एक गहरे और सुकून भरे सपने में खो गई। वो लंबे कॉरिडोर से होता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी विला नंबर 360 के रात में 2 बजकर 30 मिनट हो चुके थे और हर तरफ मखमली सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इस खामोशी को चीर कर
अर्जुन की जींस की जेब में रखा उसका फोन तेजी से वाइब्रेट होने लगा और फिर रिंगटोन गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़कर मन ही मन में सोचा, इतनी रात को किसका फोन हो सकता है। ये सोचकर उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर आहान का नंबर फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली कि चलो किसी दुश्मन का फोन तो नहीं, लेकिन इतनी रात को आहान का फोन आना भी कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन ने कॉल अटेंड किया, फोन कान पर लगाया और अपनी हल्की दबी हुई आवाज में कहा, हेलो। क्या हुआ आहान, इतनी रात को? दूसरी तरफ से आहान की नॉर्मल आवाज नहीं बल्कि एक घबराई हुई, कांपती और हांफती हुई पुकार आई, अर्जुन, अर्जुन भाई तू कहाँ है? ऐसा लग रहा था आहान रोने वाला है और वो किसी बुरे सदमे में है। आहान की आवाज में घबराहट सुनकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर वो रोमांटिक मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी आवाज में गंभीरता लाकर कहा, मैं घर पर हूँ आहान, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ? तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है, सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से आहान ने लगभग रो कर कहा, कुछ ठीक नहीं है भाई, तू जल्दी से हॉस्टल पहुंच सकता है क्या? प्लीज भाई जल्दी आ जा। उसकी आवाज में घबराहट सुनकर अर्जुन ने जल्दी से पूछा, आहान तो पहले गहरी सांस ले और मुझे बता कि हुआ क्या है। अर्जुन का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। दूसरी तरफ से आहान ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, भाई भाई कल से कपिल का कुछ नहीं पता चल रहा है। वो गायब है अर्जुन। मुझे मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, वो कहीं नहीं मिल रहा। आहान की आवाज टूट गई। कपिल का नाम सुनते ही अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कपिल उसका वो जिगरी दोस्त जिसने बुरे दिनों में अर्जुन को अपने ही हिस्से का खाना खिलाया, जिसने कॉलेज में हमेशा अर्जुन की ढाल बनकर हमेशा ताना सहा। कुछ दिन पहले ही तो अर्जुन ने सिंघानिया के दिए हुए स्लो पॉइजन से कपिल और आहान की जान बचाई थी। इसलिए उसने मन ही मन में सोचा, कहीं सिंघानिया के आदमियों ने दोबारा तो कपिल पर हमला नहीं कर दिया। ये खौफनाक ख्याल अर्जुन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। अर्जुन ने अपने अंदर उठ रहे उस डर को तुरंत बढ़ाया और एक लीडर की तरह आहान को दिलासा देकर कहा, तो चिंता मत कर आहान, तो हॉस्टल के बाहर मेरा इंतजार कर। मैं भी इसी वक्त आ रहा हूँ, तो हौसला रख। कपिल को कुछ नहीं होगा, मैं उसे पताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। अब क्या अर्जुन पताल से कपिल को ढूंढ लाएगा? आखिर कहाँ चला गया था कपिल, कौन है इसके पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलियनेयर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।